हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन इंग्लिश जोन। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिटरेरी मोमेंट्स इन इंग्लिश लिटरेचर। पार्ट फर्स्ट है ये वीडियो का, इस सेम टॉपिक से रिलेटेड। हम सेकंड पार्ट के साथ भी आपके सामने अवेलेबल होंगे। कुछ और इंपॉर्टेंट लिटरेरी टर्म्स का डिस्कशन करेंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जो लिटरेरी टर्म्स की बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे, वो हमारा रिनेशा मोमेंट, रिफॉर्मेशन मोमेंट, न्यू क्लासिसिज्म, नेचुरलिज्म मोमेंट से रिलेटेड है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स से रिलेटेड, इन मोमेंट से रिलेटेड, और साथ ही साथ इस वीडियो का लिंक जो है वो शेयर कर दीजिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, जिस भी ग्रुप को आपने ज्वाइन किया हुआ है इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड। और स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट मोमेंट वी हैव हियर, दैट इज रिनेशा। रिनेशा आप सभी समझते होंगे, आपने अपने हिस्ट्री की बुक में भी पढ़ा होगा, अगर हम हिंदी की बात करते हैं वहां भी पढ़ा होगा रिनेशा के बारे में। बट इंग्लिश लिटरेचर में हम रिनेशा को क्या समझते हैं, मतलब तो वही होता है, बट लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या उसको समझते हैं, ये बात करेंगे हम। वी हैव हियर द फर्स्ट लिटरेरी मूवमेंट, दैट इज रिनेशा. Renaissance is a French word which means rebirth, reawakening or revival. The term represents the revival of the ancient classical literature and culture. तो revival या पुनर्जन्म या reawakening या revival की अगर हम बात करते हैं, rebirth की बात कर रहे हैं, तो लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हम बात कर रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर में, जो कि ये टर्म जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो किससे रिवाइवल से रिलेटेड है, एंशिएंट क्लासिकल लिटरेचर एंड कल्चर को रिवाइव करता हुआ रिनेशा मोमेंट था. It is the reawakening of the human mind to glory, wonder, beauty and man's life and nature. तो इसमें जो reawakening थी वो था human mind का glory to glory, जो ये reawakening है. वॉन्डर, ब्यूटी ऑफ मैंस लाइफ, क्या होती है, जो लोगों का जीवन क्या है, उसकी क्या ब्यूटी है, और नेचर की क्या ब्यूटी है, इसको इसके अंदर रीअवेकनिंग ले आना इस मोमेंट का मेन मोटिव था. एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मोमेंट रिनेशा, दिस वाज हैपेंड इन द life of the people. They supposed to see their life as a beauty prospect, क्योंकि इससे पहले रिलीजन का अबाउट आप कह लो डोमिनेंस था ह्यूमन लाइफ के ऊपर. लोग रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते थे, अपने बारे में उनको कुछ नहीं पता था. इसके साथ ही साथ बात करते हैं, द इंग्लिश रिनेशा बिगिन विद द एक्सेशन ऑफ द किंग हेनरी VII to the throne in 1485, बट इन इटाली इट बिगिंस 2 centuries अर्लियर. अगर बात करते हैं हम इंग्लिश रिनेशा की, तो इंग्लिश रिनेशा का जो प्रादुर्भाव हुआ है इंग्लिश में या इंग्लैंड में, रिनेशा जब आया वो टाइम था जब किंग हेनरी VII का एक्सेशन हुआ था इंग्लैंड में, और वो टाइम था 1485 का. और इससे 2 centuries पहले ही, आपके 200 साल पहले ही रिनेशा का रीअवेकनिंग हो गया था इटाली में. नेक्स्ट बात करते हैं, द प्रोज राइटिंग ऑफ मैलोरी, एरास्मस एंड थॉमस मोर बिगिन द डॉन ऑफ द रिनेशा. अगर इंग्लिश रिनेशा की बात करते हैं तो ये कुछ प्रोज राइटर्स थे जो इनकी प्रोज राइटिंग्स की वजह से, जो एक लोगों के लिए बहुत ही कन्वीनियंट वे में लोगों को रिनेशा का जो एक मतलब था वो समझ में आने लगा, और लोगों के पास इनके प्रोज राइटिंग्स के थ्रू उनको, जो मलोरी थे, एरास्मस थे एंड थॉमस मोर थे, इन्होंने एक तरीके का रिनेशा का डॉन जो है वो किया अपनी प्रोज राइटिंग्स के थ्रू. एरास्मस प्रेज ऑफ फॉली, ये एक रिलीजियस वर्क पे किस तरीके से रिलीजन पे इसमें मॉक करा गया है, प्रेज ऑफ फॉली की बात की गई है जो एरास्मस का वर्क है. मूरेज यूटोपिया की बात की गई, थॉमस मोर ने यूटोपिया वर्क के थ्रू रिनेशा की स्पिरिट को जो है वो रिवील किया इंग्लैंड में. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जो रिनेशा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगर रिनेशा पढ़ना है तो आपको इन इंपॉर्टेंट वर्क्स के बारे में पढ़ना होगा, इन इंपॉर्टेंट वर्क्स को देखना होगा, क्योंकि यूटोपिया में एक आइडियल इमेजिनरी प्लेस की बात हो रही है, आइलैंड की बात हो रही है, जहां पे लोग बिना किसी करप्शन के अपना लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं. ऐसी चीजों को पिक करते हुए थॉमस मोर ने यूटोपिया में सब्जेक्ट मैटर को पिक किया हुआ है और उसके बारे में उन्होंने बात की हुई है. नेक्स्ट हम बात करेंगे रिफॉर्मेशन मोमेंट की. रिफॉर्मेशन भी एक लिटरेरी मोमेंट था, और ये एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली बात करें, रिलीजियस मोमेंट था, बट लिटरेचर में भी इसका इम्पैक्ट पड़ा, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे. बट रिफॉर्मेशन वॉज अ रिलीजियस मूवमेंट. Martin Luther breaks away from the Roman Catholic Church. The Reformation begins in order to reform the abuses in the Roman Catholic Church. जो रोमन कैथोलिक चर्च में abuses थे, जो भी बुराइयां वहां पे प्रिवेल थी, जो भी करप्शंस प्रिवेल थे,
पोप वॉज एबव ऑल, और ह्यूमन जो एक इंटरेस्ट था उसके बारे में बात नहीं होती थी, रिलीजन के बारे में बात होती थी। पोप को अपनी जो लग्जूरियस लाइफ उसको स्पेंड करना होता था, उसके बारे में वो बात करते थे। और यहाँ पे उसी चीज को रिफॉर्मेशन मूवमेंट में बताया गया है कि किस तरीके से वो रिफॉर्म चाहते हैं, जो भी रोमन कैथोलिक चर्च में जो भी करप्शंस एंड अब्यूजेस प्रिवेल्ड हैं। द रिजल्ट ऑफ दिस मूवमेंट इज द सुप्रीम पोजीशन ऑफ द पोप इज शैटर्ड। और इसका रिजल्ट क्या हुआ, जो सुप्रीम पोजीशन पे था पोप, उसका जो एक पोजीशन था, सुप्रीम पोजीशन, वो कहीं ना कहीं इस रिवॉल्ट के रिजल्ट के कारण, रिवॉल्ट के जो इफेक्ट के कारण उसका जो एक पोजीशन था वो शैटर्ड हो गया। अब लोगों को ह्यूमन इंटरेस्ट के बारे में जानने लगे थे, क्योंकि रेनेशा भी इससे टाइम पे हो चुका था। रेनेशा जो ह्यूमन माइंड का अवेकनिंग था वो भी हो चुका था। लोग अपने इंटरेस्ट के बारे में पहले सोचने लगे। रिलीजन कहीं उनके लिए थोड़ा सा एक मैटर ऑफ इंटरेस्ट हो गया कि हाँ, जिसको रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें देखनी है वो देखे। बट human interest and humanism was the important thing happened in Renaissance and Reformation movement. Reformation has impact on English literature. Religious literature is produced. जो बात हुई कि रिफॉर्मेशन का क्या इम्पैक्ट इंग्लिश लिटरेचर में पड़ा, तो रिलीजियस लिटरेचर जो होते थे वो प्रोड्यूस हुए इस टाइम पे। द ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल विल कम which come out in 1611 is the result of the spirit of the reformation. अभी तक क्या था, बाइबल में क्या चीजें थी वो कॉमन पीपल को नहीं पता है। क्या क्या उसमें स्ट्रक्चर्स थे, या क्या क्या एक कॉमन लाइफ जीने के लिए, ह्यूमन लाइफ जीने के लिए क्या चीजें बाइबल में लिखी हुई थी, वो अभी कॉमन पीपल को नहीं पता था। बट जब ये ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल 1611 में इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश लैंग्वेज में हुआ, तो ये कहीं ना कहीं इसका रिजल्ट जो था वो स्पिरिट ऑफ रिफॉर्मेशन की वजह से हुआ। टेंडेल्स बाइबल एंड द बुक ऑफ कॉमन प्रेयर्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिफॉर्मेशन। तो इस कुछ तरीके के बुक्स का जो प्रोडक्शन हुआ इस टाइम ड्यूरेशन में, रिफॉर्मेशन मूवमेंट का इसका इम्पैक्ट था। क्योंकि अब लोग पोप की बातों को ना सुन करके बाइबल में जो चीजें लिखी थी उसको वो फॉलो करते थे, और उसी के अकॉर्डिंग वो रिलीजन को भी इंपॉर्टेंस देते थे और ह्यूमन इंटरेस्ट को भी इंपॉर्टेंस देते थे। साथ ही साथ फ्रेंड्स बात करेंगे अब नेक्स्ट मोमेंट की, दैट इज which we have here, enlightenment movement. This is an intellectual movement in France and other parts of Europe that emphasize the importance of reason, progress and liberty. Enlightenment की बात तो करते हैं तो एक तरीके का आपको जो माइंड है, रीअवेकनिंग इन माइंड इंटेलेक्चुअल मूवमेंट है ये, फ्रेंच और अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप में ये हुआ, जिसका मेन एम्फेसिस जो था वो था रीजन, प्रोग्रेस एंड लिबर्टी से रिलेटेड। द एनलाइटनमेंट, sometimes called the age of reason, is primarily associated with the non-fiction writing such as essays and philosophical treatises. Major enlightenment writers includes थॉमस हॉब्स की लेवियाथन है, जिसमें बात हो रही है कि एक पॉलिटिकल ट्रिटी थी, और इसमें एक कॉमन पीपल के बारे में, इंटेलेक्चुअल मूवमेंट से रिलेटेड इस एनलाइटनमेंट के बारे में बात की गई है, जो कि रीजन, प्रोग्रेस और लिबर्टी पे बेस्ड ऑन था। एंड ऑल्सो जॉन लॉक, Jean-Jacques Rousseau and René Descartes are the more important writers we have related to the Enlightenment movement. तो इन्होंने अपने इस वर्क से रिलेटेड, अपने इस जो एक आइडियोलॉजी थी इनकी एनलाइटनमेंट की, जहाँ पे लिबर्टी, रीजन एंड प्रोग्रेस की बात हुई फ्रेंड्स, उसके बारे में इन्होंने अपने वर्क्स में लिखा है। थॉमस हॉब्स की लेवियाथन से आप बहुत ही अच्छे से फेमिलियर हो गए। एंड ऑल्सो जॉन लॉक के वर्क्स हैं, जीन जैक्स रूसो का आपका वर्क है, जिसमें रूसो ने अपने वर्क में अच्छे से बात करी हुई है, एंड डेस्कार्टेस के वर्क्स में आप इस तरीके की प्रोग्रेस और लिबर्टी और रीजन से रिलेटेड आप जो इन्फ्लुएंस था उसका, उसमें कॉमन पीपल के बारे में, किस तरीके से वो उनको लिबरल हैं, किस तरीके से वो प्रोग्रेसिव हैं, इस बारे में बात की गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो मूवमेंट है हमारा, दैट इज नेचुरलिज्म। ये 1865 से 1900 के मिड का ये मूवमेंट था। और नेचुरलिज्म की बात करते हैं तो नेचुरलिज्म जो लिटरेचर से रिलेटेड है एंड विजुअल आर्ट से रिलेटेड है, लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी का ये मूवमेंट था, that was inspired by adaptation of the principle and methods of the natural science. Natural science के बारे में इस मूवमेंट में बात करी गई है, और स्पेशली जो था डार्विनियम व्यू ऑफ नेचर, मीन्स डार्विन की जो थ्योरी थी उसके नेचर को किस प्रोस्पेक्ट पे देखते हैं उस बारे में बात की गई है, कि मीन्स सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात की गई है। जो सर्वाइव करेगा वही जिएगा इस
दुनिया में, या जो सर्वाइव करने के लिए इस सिचुएशन में जो सर्वाइव करके आगे बढ़ेगा, उसी का टाइम है, उसी के लिए डार्विन ने अपनी इस थ्योरी को दिया है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में, उनका जो वर्क था। तो नेचुरलिज्म जो है वो डार्विनियन व्यू ऑफ नेचर को रिप्रेजेंट करता है। टू लिटरेचर एंड आर्ट, इन लिटरेचर इट एक्सटेंडेड द ट्रेडिशन ऑफ रियलिज्म एमिंग एट इवन मोर फेथफुल अनसेलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी। जो रियलिटी है, जैसे डार्विन की थ्योरी थी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वर्क में, जो इनकी बुक थी, उसमें उन्होंने ये बात की गई है। तो इसी तरीके से इसका जो एम था नेचुरलिज्म का, वो था कि मोर फेथफुली जो होती है, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी है, उसको रिप्रेजेंट करना, उसको फेथफुली रिप्रेजेंट करना, दिस इज द आइडियोलॉजी ऑफ द नेचुरलिज्म मूवमेंट इन लिटरेचर। लीडिंग राइटर्स की बात करें इस मूवमेंट की, तो वी हैव एमाइल जोला, Theodore Dreiser and Stephen Crane are the important writers, important ideologists related to this movement. Next one we have here, न्यू क्लासिसिज्म की बात करते हैं। फ्रेंड, आप समझते होंगे न्यू क्लासिसिज्म जो है ये न्यू क्लासिकल एज से रिलेटेड है, बट ये एक तरीके का लिटरेरी मूवमेंट भी था। 1660 से 1798 के मिड का ये टाइम था, मीन्स आफ्टर एलिजाबेथन एरा एंड ऑल्सो बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द रोमांटिक एरा का टाइम ड्यूरेशन ये न्यू क्लासिसिज्म जानते हैं हम। A literary movement that inspired by the rediscovery of classical works of the ancient Greece and Rome that emphasized balance, restraint and order. तो यहाँ पे न्यू क्लासिसिज्म मूवमेंट की बात करते हैं, तो लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो ये रीडिस्कवरी कर रहे हैं क्लासिकल वर्ड के, जो कि रोम एंड ग्रीस के राइटर्स ने लिखा हुआ है, उसको रीडिस्कवर किया, उसको इमिटेट किया है, उनकी स्टाइल को कहीं ना कहीं फॉलो करते हुए इन्होंने जो एम्फसाइज किया है अपने वर्क को लिखने के लिए, वो बैलेंस, रेस्ट्रेंट एंड ऑर्डर पे बेस्ड ऑन अपने वर्क्स को लिखा है। रीजनेबिलिटी से बेस्ड ऑन अपने वर्क्स को लिखा था। कहीं ना कहीं इसमें आपको जो देखने को मिलेगा, बैलेंस और ऑर्डर इंपॉर्टेंट है इस तरीके के लिटरेचर में। न्यू क्लासिसिज्म रफली कोइंसाइडेड with the enlightenment which espoused reason over passion. Notable classical writers की बात करें, न्यू क्लासिकल राइटर्स की बात करें तो एडमंड बर्ग, जॉन ड्राइडन, सैमुअल जॉनसन, अलेक्जेंडर पोप एंड जोनाथन स्विफ्ट we have in literature who followed this literary movement related to न्यू क्लासिसिज्म। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट मोमेंट के बारे में बात किया जो कि इंग्लिश लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे हम कुछ और इंपॉर्टेंट लिटरेरी मोमेंट्स की बात करेंगे, जैसे प्री रेफ्लाइट मोमेंट है, ऑक्सफोर्ड मोमेंट है, एंड साथ ही साथ सरलिज्म है एंड रियलिज्म है, इस तरीके से डैडिज्म है, इस तरीके के कुछ मोमेंट्स को हम आगे अपने सेकेंड पार्ट के वीडियो में पिक करेंगे। और आप बने रहिए चैनल के साथ में। कुछ और इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए आप लिंक जरूर चेक कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में जो अवेलेबल है, और साथ ही साथ इस चैनल का वीडियो सेक्शन चेक कर लीजिएगा, वहां पे आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल जाएंगे जो भी टॉपिक आपको चाहिए। और साथ ही साथ एंजॉय करिए इंग्लिश लिटरेचर को विद इंग्लिश जोन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।